हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु का अगला क्लास डिस्कस करेंगे। मैं अमित पंडा आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। बेटा, पिछले क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का रेखीय संरचना या लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे हम सबको पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जिन लोगों ने भी पिछले क्लासेस अटेंड किए हैं उन्हें पता है कि ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है। वे बच्चे जिन्होंने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि उन लोग पिछला क्लास पहले अटेंड कर लें। पिछला क्लास अटेंड करने पर ही ये क्लास उन्हें समझ में आएगा। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। फर्स्ट होता है CHO, फिर 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन में होगा CH2OH। OH के पोजीशन क्या होता है? राइट लेफ्ट राइट राइट। अब रिमेनिंग पोजीशन में हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। जो हमने लिखा ये क्या कहलाता है? ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, हम लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर तो बड़े मेहनत से पता किया, बहुत सारे केमिकल एविडेंस देखे और लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ग्लूकोज जो है वो इस तरह का होता है लीनियरली। बट आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना आई कैसे? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हम लोगों को जिससे हमें लगा कि ग्लूकोज की ये जो रेखीय संरचना हमने ऊपर में बनाई है वो सफिशिएंट नहीं है। तो वो एविडेंस या वो तथ्य क्या थे, है ना, जिससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज की संरचना, रेखीय संरचना पर्याप्त नहीं है। तो उसमें पहला एविडेंस था एविडेंस नंबर 1, कुछ इस तरह से हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह तो उपस्थित है, पर वह सोडियम बाईसल्फाइड के साथ व अमोनिया के साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता जैसा कि एक एल्डिहाइड देता है। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ग्लूकोज NaHSO3 व NH3 के साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता। जनरली जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कि अगर इस तरह से हम एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं तो एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ R ले लेते हैं। अगर मैं इसका सोडियम बाईसल्फाइड के साथ NaHSO3 के साथ एडिशन करूं तो ये जनरली दो पार्ट में टूटता है, H प्लस NaSO3 माइनस। NaSO3 माइनस C पर और HO पर अटैच हो जाता है और फाइनली हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है HR NaSO3 और OH। वैसे NaSO3 और H अपनी जगह बदल सकते हैं। कब वो ऐसा करते हैं उसको हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एडिशन रिएक्शन आ रहा है, एक योगात्मक उत्पाद मिल रहा है। तो क्या ग्लूकोज को मैं, उसमें एल्डिहाइड होता है, तो क्या ग्लूकोज को मैं C6H12O6 को NaHSO3 से रिएक्ट कराऊँ तो वो कोई एडिशन प्रोडक्ट देता है? तो नहीं देता। इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अगर मुक्त एल्डिहाइड समूह होता तो उस केस में इसे एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए था। ठीक है। ग्लूकोज जो एल्डिहाइड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है उसे भी नहीं देता। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, है ना, उसको भी लिख लेते हैं। ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक
परीक्षण व 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता। अब तुम सबको ये सिर्फ रिएजेंट तो पता ही है ना। सिर्फ रिएजेंट के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाता है कि सिर्फ रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो एल्डिहाइड है, कंफर्म कर लेते हैं। 2,4-DNP बेटा, जो बच्चे DNP 2,4-DNP का मतलब नहीं जानते, वो है 2,4-DNP का मीनिंग 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ये इसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। मतलब ऐसे होगा, एक फेनिल समूह जोड़ लो यूँ, यहाँ पर हाइड्राजीन मतलब NH2 जुड़ेगा और इसके पोजीशन नंबर ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो 2 पोजीशन है वहाँ पर एक NO2 और जो 4 पोजीशन है वहाँ पर एक NO2 रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन कभी भी कोई NH2Z के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, HRC डबल बॉन्ड O है, अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो H2NZ के साथ, Z कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो Z जो है वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा ही Z है यहाँ पर। इस तरह से जब हम Z के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, H2O बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट में आएगा हमारा क्या, ये ऐसे HCr डबल बॉन्ड NZ। इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए। इसके स्पेसिफिक कलर वलर होंगे, इससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मुक्त है। बट ऐसा नहीं होता है ना, मतलब जो ग्लूकोज है वो ये टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता और सिर्फ रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता। तो ये दोनों टेस्ट नहीं देना भी सब पैदा करता है कि भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है भी कि नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, थर्ड पॉइंट है ना, तो ग्लूकोज ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। अब ये क्या सीन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है तुम्हें पता है, RHC डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं तो तुम्हें पता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये कैसे टूटता है, 2 भागों में टूटता है, R-MgX+ में। अब जो ये R- टर्म है वो किस पर अटैक करेगा, वो आ जाएगा C के पास और इसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूँ आ जाएंगे, Mgx आ जाएगा इसके पास। हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, HCr, एक R और आ गया, OMgX। इसके बाद इसका हाइड्रेशन कराते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, HOH। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये MgOHX के रूप में निकल जाता है। और अगर एल्डिहाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड की क्रिया है। अगर ग्लूकोज में मुक्त एल्डिहाइड समूह होता तो जब हम लोग C6H12O6 का रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते तो कोई उत्पाद आता, पर यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब वो ग्लूकोज जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये भी इस बात को सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज जो है उसमें चक्रीय संरचना हो सकती है, क्योंकि उसका जो एल्डिहाइड समूह है वह मुक्त नहीं है। क्योंकि अगर एल्डिहाइड समूह मुक्त होता तो उसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना चाहिए था। यह भी हम लोगों ने तीसरा एविडेंस डिस्कस किया। अगला एविडेंस देखते हैं। जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो पेंटा एसीटेट के साथ जब हम लोग उसको देखते हैं तो वो नहीं रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ बेटा।
ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज जो होता है, जैसे ये CH, अगर मैं OH के पोजीशंस के साथ लिखूं तो राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, CH2OH, ऐसा है यूँ। जब हम लोग इसका एसिटिलीकरण कराते थे, मतलब CH3COO COCH3 के साथ, तो हमने पढ़ा था कि 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, 5 मोल। अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद बनता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो यहाँ पे हम लोग CHO ले सकते हैं, CH, यहाँ पे OOCCH3। अब मैं इसको 5 मोल लेंगे तो ये यहाँ जो ग्लूकोज है ये 4 लिख ले रहा हूँ मैं इसको, इसके 4 तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में हम एक CH2 के साथ OOCCH3 जोड़ सकते हैं। इसको बोलते थे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अगर हम ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की, है ना, जो कि ये है, इसकी हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया कराएं, प्लस क्या ले लें, H2NOH, हाइड्रोक्सिलेमीन इसको कहते हैं। तो अगर एल्डिहाइड मुक्त होता, जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर में बना रखा है ना, ये अगर मुक्त होता तो उस केस में उसे हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करना चाहिए था। अगर वो हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करता तो ऑक्सिम बनता, जैसे कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप करता है। अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें, जैसे C+OHR, इसका रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से करेंगे, H2NOH, क्या बनाएगा, ये जो H2 है ये O के साथ क्या बना लेगा, H2O, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो HRC+NOH बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिम। हाइड्रोक्सिलेमीन हमेशा एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सिम बनाता है। तो ये जो मुक्त एल्डिहाइड समूह है, अगर यह उपस्थित होता तो ये रिएक्शन होता, बट हम जानते हैं कि ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, जो ये सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त नहीं है। अब तक हम लोगों ने 4 एविडेंस देखे, अब 5वां एविडेंस देखेंगे। ग्लूकोज को अगर हम लोग मैथिल ग्लूकोसाइड या HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करें, है ना बेटा। 5th नंबर एविडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करते हैं तो 2 अलग अलग त्रिविम समावयवी देता है ना। ग्लूकोज के 2 अलग अलग क्रिस्टली आइसोमर्स हैं, ऐसे ले सकते हैं, ग्लूकोज 2 भिन्न क्रिस्टली समावयवी बनाता है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, है ना। जो अल्फा ग्लूकोज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अगर हम देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट तो वो 419 केल्विन है, 419 केल्विन, ठीक है। और जो बीटा ग्लूकोज है उसका अगर देखेंगे तो 423 केल्विन है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो गए। एक जो है वो पोलरीमीटर में 110 डिग्री का, अल्फा ग्लूकोज जो है वो 110 डिग्री का प्लस पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को 110 डिग्री तक घुमाता है। तो जो बीटा ग्लूकोज है वो क्या करता है, 19.7 डिग्री प्लस 19.7 डिग्री तक घुमाता है। मतलब दोनों होते तो प्लस हैं, प्लस मतलब जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको प्लस बोलते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे माइनस बोलते हैं। दोनों होते तो प्लस हैं, बट अगर देखेंगे तो
एक का जो रोटेशन एंगल है दूसरे के रोटेशन एंगल से काफ़ी अलग है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि यहाँ दो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले क्रिस्टल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। क्या लीनियर स्ट्रक्चर ये समझा सकता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे प्राप्त हुए? तो उसका आंसर है कि लीनियर स्ट्रक्चर ये नहीं समझा पाता। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ये एविडेंस देखे है ना, इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की ये जो रेखीय संरचना है ये अपूर्ण है, ये अभी अपूर्ण है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों ने बाद में समझने की कोशिश की कि ग्लूकोज कैसे चक्रीय संरचना बनाएगा। अब ग्लूकोज कैसे चक्रीय संरचना बनाएगा इसके पढ़ने से पहले हम हेमी एसिटल और एसिटल बॉन्डिंग क्या होती है एल्डिहाइड में इसको समझते हैं। बेटा अब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझने से पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हेमी एसिटल या एसिटल बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। तो मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ हेमी एसिटल को। इसको समझने के लिए हमें एक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा COOHNR। जब हम इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि जो हमारा एल्डिहाइड है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा प्रोटीनेशन करता है, मतलब H+ के साथ जुड़ जाता है। अब वो करेगा ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा। अब प्रोटॉन को देगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब उसके कारण वो पाई बॉन्ड को अपने पास खींच लेगा। तो हम देखेंगे कि CHRO इसने क्या किया पाई बॉन्ड को अपने पास खींच लिया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन रखे और उसके साथ वो H के साथ जुड़ गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अल्कोहल को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा चेक करो। ये जो हमारा एल्डिहाइड है COHR और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कौन अल्कोहल ROH। हमें पता है यहाँ भी ऑक्सीजन के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन पर अटैक करेगा हम अगला स्टेप लिख सकेंगे क्या होगा HCrOH। ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया कार्बन को, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि उसने क्या किया ये जो इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इलेक्ट्रॉन दिया तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब बीच में रखेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर अभी कार्बन का कब्जा है, एक इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन का कब्जा है। अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, पहले से प्लस था खत्म हो गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा अपने प्लस के कारण ये जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन को अपने पास छीन लेगा और H को रिलीज़ कर देगा। स्टेप नंबर 3 में जो बन चुका है क्या RCHOROH, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको हेमी एसिटल। एक और बार अल्कोहल से रिएक्शन करके H2O का विलोपन करा देने पर एसिटल बनता है। जैसे कि 4th स्टेप इसको कॉमन तरीके से अगर समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं CHOR है, ये OH है, यहाँ पर एक और अल्कोहल ले आकर के, मैं इसका मैकेनिज़्म नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये H2O को अगर तुम किसी तरह यहाँ से निकाल दो है ना, ये H2O अगर इसको तुम निकाल दो किसी तरह ऐसे तो जो बन जाएगा उसे एसिटल बोलते हैं। RCHOR को एसिटल बोलते हैं। कीटोन अगर यही रिएक्शन दे तो कीटल बनाते हैं।
तो ये एक एल्डिहाइड और कीटोन की नॉर्मल रिएक्शन है, ये बार बार होता रहता है, हम लोग उसको पढ़े हुए हैं। अभी जब हम लोग चक्रीय संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें ये रिएक्शन पता हो। अब अगर हम चक्रीय संरचना को समझाना चाहें तो कैसे समझा सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है कि हम ये चक्रीय संरचना को समझने की कोशिश करें, होता क्या है और कैसे दो अलग अलग क्रिस्टलीय रूप बन जाते हैं। सबसे पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो होता है CHO, COH राइट, COH लेफ्ट, राइट लेफ्ट, COH राइट, COH राइट और लास्ट में CH2OH। ये हमारे ग्लूकोज की संरचना है। अच्छे से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें इन कार्बन्स को देखें तो इनमें कौन सा संकरण है, sp3। हमें पता है sp3 संकरण में जो संरचना होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकी, ऐसा होती है। और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है sp3 में, जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री ले सकते हैं या 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल होता है। तो हम लोगों ने जो इसको पूरे एकदम सीधा सा बना दिया है ना, ऐसे एकदम ये ऐसे सीधा। क्या तुम्हें लग रहा है कि स्ट्रक्चर सीधा होगा? एकदम नहीं होगा। अगर सीधा नहीं होगा तो कैसे सोच सकते हैं, देखो यूँ CHO है, फिर एक C, अच्छा यहाँ पर HOH कुछ हो गया, फिर यहाँ C, फिर यहाँ OH ऐसा कुछ हो गया, दो हुए, फिर यहाँ C, यहाँ ये H, ये OH हो गया, फिर यहाँ C, यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5th हो गया, यहाँ ये OH है, इधर क्या है, CH2OH है। तो हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये जो OH है, ये वाला जो OH है वो किसके, इस CHO के पास आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो इनमें आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, इनमें आपस में अन्योन्य क्रिया हो सकती है। और जब OH बॉन्ड CHO के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है तो एसिटल या हेमी एसिटल बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, तब वो एसिटल या हेमी एसिटल बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर वो ये करता है तो दो तरह से कर सकता है, जैसे कि इस तरह समझते हैं, हमारे पास ये अगर C डबल बॉन्ड को यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ H है, ठीक है, यहाँ पर तुम XYZ ले लेते हो, तो अगर ये प्लेन में है, समझो इसको, ये अगर इस तरह से सोचो कि एक प्लेन में है ऐसा, ठीक, इस पर अगर ऑक्सीजन, अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल का ऑक्सीजन ROH नीचे से अटैक करेगा इस तरफ से, जैसे कि अभी मैंने बनाया है, यहाँ से अटैक करेगा, तो एक तरह का स्टीरियो कंपाउंड या त्रिविम समअवयवी प्राप्त होगा। बट वही अल्कोहल अगर ऊपर से अटैक करेगा, चेक करो, ऐसे ROH, यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, अगर ये ऊपर से अटैक करेगा ऐसे, तो भिन्न प्रकार के प्रकाशिक समअवयवी मिलेंगे, OH की स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो होता ये है कि जो ये 5th पोजीशन का कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, 5th पोजीशन के कार्बन का OH दो डिफरेंट तरीके से अटैक कर पाता है। क्योंकि वो दो डिफरेंट तरीके से अटैक कर पाता है, इसीलिए जो बनने वाले एसिटल है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एसिटल देखा था, तो उसमें जो OR ग्रुप है ना, ये ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो दो अलग अलग तरह से जुड़ पाता है। तो जुड़ने से दो अलग अलग संरचनाएं बनती हैं, जैसे कि अगर हम लोग उसको ऐसे समझें, CHO COH H CO, राइट लेफ्ट राइट राइट, ऐसे है।
तो यहाँ का कौन से नंबर का कार्बन लेना है? फिफ्थ। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर का जो कार्बन का OH है, ये यहाँ से किस पर अटैक किया? CHO पर। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से दो अलग अलग तरह के हेमी एसिटल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे? देखो इस तरह से C। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो बॉन्ड बनाया, एक मिनट बेटा, ये जो बॉन्ड बनाया इससे बनने वाला जो कंपाउंड है उसका OH राइट साइड में हुआ। OH राइट साइड में एक H पहले से है, नीचे का सेम लिखना है COH राइट लेफ्ट राइट, और अगले वाले का राइट तो इन्वॉल्व है ना, वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जब भी हेमी एसिटल बॉन्ड आता है तो क्या होता है? बीच में एक ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। ऑक्सीजन अटैच होने के बाद ये पॉसिबल है कि जो OH है वो राइट साइड में हो, या एक दूसरा कंपाउंड हम बना सकते हैं यहाँ पर C, जिसमें OH हमने लेफ्ट साइड बना दिया H, नीचे वाला नहीं चेंज करेंगे, OH राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। बेटा अगला राइट वाला कार्बन तो इन्वॉल्व है तो उसको छोड़ो, वो इस तरह से जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसा होता है, देखो यहाँ क्या पढ़े थे, ये ऑक्सीजन आया ना बीच में, ये ऑक्सीजन आया ना बीच में, अल्कोहल के एल्किल और कीटोन एल्डिहाइड के कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये ऑक्सीजन आ जाता है। अब इससे तुम देखोगे कि दो डिफरेंट कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट अलग अलग कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एक तो OH इसमें राइट साइड में है और दूसरे के OH क्या है? लेफ्ट साइड में है। जिसके भी OH राइट साइड में है उसको हम पुकारते हैं अल्फ़ा। इसको क्या पुकारते हैं हम लोग? अल्फ़ा। और जिसके OH लेफ्ट साइड में है उसको हम पुकारते हैं बीटा। तो इस तरह से दो अलग अलग क्रिस्टलीय रूप मिलते हैं जिसमें OH की जो फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन है उसमें OH की स्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं। बाकियों की तो नहीं बदलती, पर फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन की ही बदलेंगी। ये 3 होगा, 3 4 5 एंड 6। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि OH की स्थिति है ना, ये अल्फ़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें OH राइट साइड हुआ है इसलिए अल्फ़ा है। ये D है, अल्फ़ा के साथ साथ ये क्या है? D है। D क्यों है? कैपिटल D हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड लास्ट का OH अगर राइट साइड हो तो इसका सेकंड लास्ट का OH राइट साइड है तो ये D है, तो ये अल्फ़ा D है। ये प्लस भी है, प्लस मतलब ये क्या करेगा? पोलरीमीटर में जब हम इसको डालेंगे तो प्रकाश को दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर हुआ अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज का, और ये भी होगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो इस तरह से हम लोग दो अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पाते हैं, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D प्लस ग्लूकोज का। मेरे ख्याल से यहाँ तक बेटा तुम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका कंपैरिजन किया जिसको हम लोग बोलते हैं पायरॉन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरॉन। ठीक, पायरॉन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसके कारण तुम देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जो पायरॉन है वो क्या होता है देखते हैं। कुछ इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं पायरॉन का। इसका कॉमन नेम है बेटा, इसका सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है, पायरॉन। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इसमें एक ऑक्सीजन होता है साइकिल के अंदर और टोटल मिला करके 5 कार्बन होते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ऑक्सीजन है बीच में, और टोटल मिलाकर के साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो क्योंकि इसकी बड़ी सिमिलैरिटी है पायरॉन से, है ना, इसीलिए हम लोग इसको पायरॉन से कंपेयर करें, और इसके जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम पुकारते हैं पायरानोस। देखो पायरानोस क्यों भाई, अब ग्लूकोज का तो लास्ट ओज ही होता है, शुरू में पायरॉन लिखेंगे क्योंकि पायरॉन टाइप का स्ट्रक्चर है, इसीलिए एक साथ बोल देंगे पायरानोस स्ट्रक्चर। अब जब ग्लूकोज का पायरानोस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं? पायरानोस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग साइकिल को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, कुछ इस तरह से, एक नॉर्मल हेक्सागोन की तरह ही बना देना। इसके एक कोने में तुमको क्या लिखना है, एक ऑक्सीजन, और ये समझना है कि ये पायरॉन जो है वो एक समतल में है, इस तरह से। इसका एक पॉइंट ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा, ऊपर में एक होगा, नीचे में एक होगा, ठीक। ऊपर में क्या लिखना है, जो लेफ्ट में है, और नीचे में क्या लिखना है, जो राइट में है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर के जो लेफ्ट में है उसको हमको ऊपर में लिखना है, और जो राइट में है उसको क्या लिखना है, नीचे में लिखना है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं, जो हमारा अल्फ़ा डी प्लस है, इसमें जो 1 नंबर है उसमें OH किस तरफ है, राइट हैंड में है, तो नंबरिंग कैसे होगी इसकी, इस तरह होगी, ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर, देखो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस। अगर मान लो मुझे ये लिखना है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, तो स्ट्रक्चर क्या होगा चेक करो। यूँ ऑक्सीजन एक लगा देना है, और ये होगा हमारा पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। पोजीशन नंबर 1 में अगर अल्फ़ा में देखें तो OH किसकी ओर है, नीचे, है ना। फिर देखो यहाँ पर तुम क्लियरली देख पा रहे होगे OH का स्ट्रक्चर राइट राइट फिर लेफ्ट राइट है, बस यही याद रखना। क्या रखना है, OH राइट राइट मतलब नीचे, राइट के बाद अगला क्या था, देखो अगला भी राइट, फिर लेफ्ट एंड राइट, राइट राइट लेफ्ट एंड राइट। OH इधर होगा, H ऊपर होगा, लास्ट वाले में H के बाद CH2OH को ऊपर ही लिखना होता है। तो ये हो गया अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मेरे को यहीं पर बीटा डी प्लस लिखना है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, इसका अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं सेम बनाऊंगा, बस मुझे पता है कि जो नंबर 1 पे OH है उसकी स्थिति बदल जाएगी। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। स्ट्रक्चर में स्थिति क्या होगी, ये होगा OHH, ये होगा HOH, बस फर्स्ट पोजीशन का बदलेगा, फिर होगा OHH, फिर यहाँ लिखेंगे HOH, और फिफ्थ पोजीशन का सेम लिखना है बेटा, ये CH2OH ऊपर की ओर रहता है ना, इसको नीचे नहीं लगाते। तो इस तरह से हम लोग ग्लूकोज की 2 चक्रीय संरचना समझे। एक आया क्या, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, और दूसरा आया क्या, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस। ये दोनों अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बनाते हैं क्योंकि इनकी ऑप्टिकल बिहेवियर अलग अलग हैं, इस कारण से ये डिफरेंट एंगल से रोटेट भी करते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये डिफरेंट क्रिस्टल्स भी बनाते हैं, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम लोग फ्रक्टोज की संरचना और कैसे डाइसैकेराइड्स बनते हैं और उनकी संरचना क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही।